हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी ऑन मन शिक्षा हब के यूट्यूब चैनल पे। होप सो आप सभी लोग घर पे अपने सुरक्षित होंगे और स्वच्छ होंगे। तो बच्चों, आज जो हम करेंगे वो कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर में पीछे सी लैंग्वेज से एचएसएससी ने भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, रेलवे ने भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पुट किए और भी आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको ये लैंग्वेज जो है वो काफ़ी काम आएगी। तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले हम बेसिक चीज़ें जो इसके बारे में हैं उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, सी लैंग्वेज जो है ना, सी लैंग्वेज तो हम अगर सी लैंग्वेज की बात करें बच्चों, तो सी लैंग्वेज में खोज की अगर बात करें कि सी लैंग्वेज की खोज किसने की, या फिर आप बोल सकते हो कि बनाया किसने सी लैंग्वेज को। ठीक है, डिस्कवर किसने किया। तो देखिएगा, डेनिस रिची नाम के एक पर्सन ने सी लैंग्वेज को बनाया था। तो सबसे पहले आपको ये पूछ लिया जाए कि सी लैंग्वेज की किसके द्वारा डिस्कवर की गई, किसने इन्वेंट किया, तो डेनिस रिची का नाम जो है आएगा। क्लियर है, 1972 में इसे बनाया गया था। और जब भी आप कंप्यूटर में सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो एक सॉफ्टवेयर आता है, एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर लगा लीजिए टर्बो सी के नाम से। उस पे जितने भी टर्बो सी के नाम से होता है उसमें जितने भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है वो आप बना सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही। तो वो सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है वो कौन सा होता है, टर्बो सी। ठीक है, तो इन्होंने आप ऐसे ये पूछ लिया जाए कि बनाई कहाँ पे, तो एट द टी बेल लेबोरेटरीज में इन्होंने बनाया था। टी बेल लेबोरेटरीज में सी लैंग्वेज को इन्होंने बनाया। मेनली आप यही ध्यान में रखिएगा, किसने बनाया था, डेनिस रिची ने। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि सी लैंग्वेज में मान लीजिए कि हमने कोई भी प्रोग्राम बना लिया, सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बना लिया। जब हम उसको सेव करेंगे तो उसके पीछे क्या ऐसा लगाना चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। मान लो कि आपने सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बनाया है और फिर उसको आप सेव करें, तो ये कहां से पता चलेगा कि ये जो प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का है। तो उसके लिए किसी भी चीज का आप प्रोग्राम बनाते हैं, हर प्रोग्राम के पीछे एक एक्सटेंशन होती है बच्चों। क्या चीज होती है, एक एक्सटेंशन होती है। उस एक्सटेंशन से आपको पता चलता है कि ये प्रोग्राम किस भाषा का। और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन जो यहां से पुट होता है वो क्या पुट होता है कि सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन क्या है। तो देखिएगा, सी लैंग्वेज की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट सी के नाम से होती है, डॉट सी। जैसे कि आपने कोई भी प्रोग्राम बना लिया, जैसे कि शिक्षा हब का कोई प्रोग्राम बना लिया, उसने अपने शिक्षा हब से सेव किया, तो शिक्षा हब के पीछे क्या लिखा आएगा, डॉट सी लिखा आएगा कि ये जो प्रोग्राम है ना ये सी लैंग्वेज का। अब देखो, कोई भी लैंग्वेज जो है, चाहे वो जावा है, चाहे वो सी लैंग्वेज है, चाहे वो C++ है, इनको बनाने का पर्पज क्या है, इनको क्यों बनाया गया। देखिए, कोई भी आप सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन तैयार करते हैं, इन एप्लीकेशंस को जितनी भी गेमिंग होती है, गेम खेलते हो आप लोग, ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशंस बनाते हो उनके पीछे जो कोडिंग की जाती है वो कोडिंग इन लैंग्वेजेस की होती है। तो ये जो लैंग्वेज होती है, जितनी भी भाषाएं होती हैं, ये सारी की सारी किस काम के लिए आती हैं, किसी भी चीज की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट हुई। उसके बाद में सी लैंग्वेज को, मान लीजिए कि आपने एक प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज का, उसको अगर आपने कोई भी गलती ढूंढनी है उसमें से, सी लैंग्वेज का एक कोई भी प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसमें मिस्टेक क्या है। तो कंप्यूटर तो पहले ये देखेगा कि बच्चे ने क्या मिस्टेक किया या किसी भी पर्सन ने क्या मिस्टेक की है सी लैंग्वेज का। तो उसको अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोग्राम में कोई भी गलती ढूंढने के लिए, प्रोग्राम में गलती को क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। प्रोग्राम में किसी भी गलती को क्या बोलते हैं, बग। और इस बग को ढूंढने के लिए प्रोग्राम की क्या की जाती है बच्चों, कंपाइलिंग की जाती है। क्या की जाती है, कंपाइलिंग। हिंदी में भी ऐसा ही लिखा आ जाता है कि कंपाइल करना, प्रोग्राम में से गलती ढूंढना, यानी कंपाइलिंग करना, देखना कि ठीक है या नहीं ठीक है, या फिर इसको डीबगिंग भी
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीबगिंग भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखना। या तो बग क्या होती है? मिस्टेक। तो गलती ढूंढने को या तो आप क्या बोल सकते हो? डीबग बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो बच्चों? कंपाइलिंग बोल सकते हो। क्लियर है इतनी बातें? होप सो आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? सारा का सारा प्रोग्राम भी आपको लिख के दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए आप कि अगर आपको आउटपुट शो करनी है सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की आउटपुट शो करनी है आपने, प्रोग्राम की आउटपुट शो करनी है। तो अगर आपसे शॉर्ट की पूछ ले कि उसके लिए आप क्या शॉर्ट की, कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की आउटपुट को शो करने के लिए जो की शॉर्ट कीज यूज की जाती है बच्चों, वो Alt + F5 को दबाओगे तो आपकी आउटपुट आ जाएगी। मान लो कि आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया और उसकी आपको क्या चेक करनी है? आउटपुट चेक करनी है। तो अगर आप कीबोर्ड से Alt + F5 क्या दबाओगे बच्चों? Alt + F5 दबाओगे तो वो उस प्रोग्राम की क्या हो जाएगी? वो उस प्रोग्राम की क्या हो जाएगी? आउटपुट हो जाएगी। समझ गए? क्लियर है इतनी बातें? होप सो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम में देखिए, अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो सबसे पहले ये हैश लिखा आता है। आपसे पूछा जाए ये हैश क्या है, तो ये इनिशिएशन का काम करता है। ये प्रोग्राम को शुरू हो चुका है, प्रोग्राम इनिशिएशन का वर्क जो करता है वो हैश करता है। जब भी कोई आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? हैश इंक्लूड, इस तरीके से फिर stdio.h, ठीक है, और हैश इंक्लूड conio.h। अब ये दोनों की दोनों फाइल्स जो हैं, ये दोनों की दोनों जो फाइल्स हैं, या तो आप इनको हेडर फाइल्स बोलते हो, क्या बोलते हो? हेडर फाइल्स बोलते हो, या आप इनको क्या बोलते हो बच्चों? लाइब्रेरी फाइल्स बोलते हो। क्या बोलते हो? लाइब्रेरी फाइल्स। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये जो हैश इंक्लूड stdio.h है, conio.h है, या फिर हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स है, इनका यूज कैसे किया जाता है, क्या क्या यूज है इसका? तो बच्चों देखिए, हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं सभी प्रोग्राम में ये लिखा आएगा। तो इनका मतलब क्या होता है कि जो भी लाइब्रेरी का मतलब है कि डाटा, लाइब्रेरी का मतलब क्या है? डाटा। कि जो भी हम जिस भी डाटा पे हमने प्रोग्राम बनाना है वो डाटा उठाया कहाँ से जाए, कंप्यूटर को तो समझाना पड़ेगा ना कि हमें इस डाटा के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो डाटा कंप्यूटर कहीं ना कहीं से तो उठाएगा। तो इसीलिए ये लाइब्रेरी फाइल्स इनको बोला जाता है, जहां पे डाटा जो है, बहुत सारा डाटा जो है वो क्या होता है? पड़ा होता है, और फिर कंप्यूटर ये देखता है कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामर बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को वहां से पिकअप करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे इस stdio की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? stdio की। इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों, क्या होती है? आपसे पूछा जाए stdio की तो इसकी होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूनिट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूनिट। उसी तरीके से एक होता है conio.h, ये होता है कंसोल इनपुट आउटपुट यूनिट। ये क्या होता है बच्चों? कंसोल इनपुट आउटपुट यूनिट। तो ये इनकी होती है बच्चों फुल फॉर्म, जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जिनको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखोगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम में ये चीजें आती है जिनके बारे में मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद प्रोग्राम में इन दोनों के बाद में एक चीज लिखी आएगी void main, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। void main का मतलब है कि एम्प्टी डाटा, क्या है?
एम्प्टी डाटा, जो भी एम्प्टी डाटा है, यहां तक कुछ भी इनपुट हमने नहीं दी, जो भी एम्प्टी डाटा है वो यहाँ वॉइड मेन तक आ जाएगा, यानी यहां तक डाटा। अब इसके बाद में ये सिंबल लगा हुआ आता है, मेनली प्रोग्राम बच्चों यहां से शुरू होता है, यानी ये जो ये लिखा आता है यहां से हमारे प्रोग्राम की क्या होती है, मेनली जिस भी चीज के लिए हमने प्रोग्राम, ये तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहां से जो चीज है, यहां से जो सारी की सारी चीज है वो हमारी शुरू होगी। ये खाली जगह है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फंक्शन बोलते हैं। तो वॉइड के बाद ही प्रोग्रामिंग जो है बच्चों वो शुरू होती है। आपसे पूछा जाए सी लैंग्वेज में रियल में प्रोग्रामिंग जो है वो कहां से शुरू होती है, तो बच्चों आप बताओगे कि वॉइड मेन के बाद ही प्रोग्राम जो है वो शुरू होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट जो चीज है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो उसके बाद में वॉइड मेन के बाद में ये जो सिंबल लगा होता है, उसके बाद में क्या चीज हमें देखने को मिलती है प्रोग्राम में। उसके बाद में हम ना कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, इंटीजर। मान लो कि इंटीजर, ये इंटीजर फ्लोट, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख रही हूँ, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, एसटीआर, जितने भी ये चीजें हैं, ये इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, करेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये डाटा टाइप्स होते हैं बच्चों। सी लैंग्वेज में ये क्या होते हैं? डाटा टाइप्स। यानी हम किस टाइप का डाटा जो है वो कंप्यूटर को देना चाहते हैं, कि वो एक इंटीजर है, वो इंटीजर वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके की वैल्यू है। कोई फ्लोटिंग वैल्यू है यानी 2.3 4 5 6.4 यानी पॉइंट्स में वैल्यू देना चाहते हैं तो वो फ्लोटिंग वैल्यू आएगी। करेक्टर में यानी ए बी सी डी इस तरीके की कोई भी वैल्यू देना चाहते हैं तो वो करेक्टर में आ जाएगा बच्चों। स्ट्रिंग की वैल्यू यानी पूरा नाम लिखना है, यानी जैसे आपने किंग लिखा, किंग, तो ये किस में आ जाएगा? स्ट्रिंग वैल्यू में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई डाटा टाइप देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इंटीजर इज इक्वल टू में 5, यानी हमें क्या प्रिंट करवाना है? आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करवाना है? हमें 5 प्रिंट करवाना है। तो हम इसके पीछे क्या लगा देंगे? सेमीकोलन। ये हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। क्लियर है? और हर एक लाइन के पीछे, हर एक जितनी भी हम लाइंस लिखेंगे सी लैंग्वेज में, हर लाइन के पीछे ये सेमीकोलन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है? लाइन को टर्मिनेट, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सी लैंग्वेज में किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, सी प्रोग्राम में किसी भी लाइन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कौन से साइन का यूज करेंगे? तो ये साइन जो है ये इस तरीके वाला होता है जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों? जिसको आप बोलते हो सेमीकोलन। क्लियर है इतनी बात? इस साइन का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सी लैंग्वेज जो है ना, सी लैंग्वेज में एक लाइन से दूसरी लाइन में आने के लिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक लाइन खत्म करके और दूसरी लाइन में आना है तो हम इस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए इसका यूज कर लेंगे। तो ये तो सेम ही बात होगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि सी लैंग्वेज जो होती है ना, ये ओपन ये बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। मैंने बोला कि सी लैंग्वेज जो है बच्चों ये आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट होती है कि किसी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होना। ये लिखा है इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर मैं डिपेंडेंट की बात करूं तो क्या होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होना। मतलब कि सी लैंग्वेज जो है ना, मान लो कि अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट होती तो हम क्या बोलते हैं कि सी लैंग्वेज जो है ना इसी सॉफ्टवेयर में ही हम चला सकते हैं, यानी लाइनक्स में चला सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ यूनिक्स में ही चला सकते हैं। लेकिन बच्चों सी लैंग्वेज जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको किसी भी विंडो में चला सकते हैं, विंडो के किसी भी टाइप में, विंडो 10 में, विंडो 7 में, चाहे लाइनक्स में चला सकते हो, चाहे आप यूनिक्स में चला सकते हो, यानी विंडो के किसी भी टाइप में आप इसको चला सकते हो सी लैंग्वेज को। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि सी लैंग्वेज जो होती है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर इतनी बात? और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज आप इसको बोल सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी होती है ये यूजर फ्रेंडली होती हैं, यानी यूजर के तो समझ में आ जाती हैं लेकिन कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को समझाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? ये मैंने आपको बताया ही था, किसका यूज किया जाता है? मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं कि हाई लेवल लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, तो अगर इस हाई लेवल लैंग्वेज को
हम मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करेंगे, यानी कंप्यूटर को समझाने का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की। ठीक है, और ट्रांसलेटर मैंने ऐप पे जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, शिक्षा हब ऐप पे पढ़ते हैं, उनको मैंने पढ़ा भी रखा है और कंप्यूटर के कोर्स के लगभग 10 to 12 वीडियोस मैं ऐप पे डाल चुकी हूँ। तो शिक्षा हब ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले बच्चे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। कंप्यूटर का कोर्स ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 249 रुपीज़ का ही ये कोर्स कर रखा है, मेरे ख्याल से इससे भी कम कर रखा होगा, शायद 159 का कर रखा होगा। ठीक है, तो उस पर भी आप रेगुलर अब वीडियोस डालना दोबारा से शुरू कर लेंगे, क्योंकि पहले मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, अभी अपने पास सोर्स है, आप कंप्यूटर से स्क्रीन से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो चीज़ नेक्स्ट हमने देखनी है वो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अब यहाँ पे जो हम करेंगे ना, यहाँ पे जो हम करेंगे बच्चों, वो हम करेंगे सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ ले, आप जवाब देंगे मेरे को, सी भाषा की खोज किसने की? सी भाषा की खोज किसने की? तो बच्चों देखो, सी भाषा की जो खोज की थी, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रॉबर्ट फॉरेस्ट, डेनिस रिची, जेमे गोसलिंग, एफ कोड। तो हमें ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना कि सी लैंग्वेज की खोज किसने की है? डेनिस रिची ने। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि सी लैंग्वेज कब विकसित की गई? तो मैंने आपको बताया था कब विकसित की गई, 1972 में। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका वो क्या है कि सी लैंग्वेज किसकी मदद से मशीनी भाषा में परिवर्तित किए जाते हैं? सी प्रोग्राम जो है किसकी मदद से मशीन भाषा में परिवर्तित किए जाते हैं? मशीन भाषा में परिवर्तित किए जाते हैं। तो बच्चों देखो, किसकी मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है? कंप्यूटर को समझाने के लिए तो मशीन भाषा में चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसने ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन दे रखा है एडिटर, सेकंड ऑप्शन दे रखा है ए कंपाइलर, और सी ऑप्शन दे रखा है कि दोनों, सी ऑप्शन दे रखा है अपने पास कि दोनों, और डी ऑप्शन दे रखा है केवल 2। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना बच्चों, वो दूसरा नंबर केवल 2, यानी ए कंपाइलर जो है वो आ सकता है आपका, यानी केवल 2 या फिर ए कंपाइलर। कि सी लैंग्वेज जो है वो किसकी मदद से किए जाते हैं? कंपाइलर की मदद से किया जाता है। कि सी लैंग्वेज को कंपाइलर की मदद से हम किस में चेंज कर सकते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक सी वेरिएबल किससे शुरू नहीं हो सकता? कि एक सी वेरिएबल जो है, एक सी वेरिएबल किससे शुरू नहीं हो सकता? किससे शुरू नहीं हो सकता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे शुरू नहीं हो सकता? एक सी वेरिएबल जो है ये किससे शुरू नहीं हो सकता? फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि एक अल्फाबेट से। दूसरा ऑप्शन है, ध्यान में, ये नहीं भी कंफ्यूज करता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़ना, अल्फाबेट से। दूसरा है किसी भी नंबर से। सी ऑप्शन है आपके पास बच्चों कि स्पेशल सिंबल और अंडरस्कोर से। और चौथा ऑप्शन है आपके पास दोनों ए और बी। क्या पूछा है कि एक सी वेरिएबल जो है वो किससे शुरू नहीं हो सकता? मैंने पूछा किससे शुरू नहीं हो सकता, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो देखिएगा, किसी भी अल्फाबेट से शुरू नहीं हो सकता और किसी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता सी प्रोग्राम। तो इसका दोनों ए और बी यानी डी ऑप्शन जो है ये आपके पास राइट होगा। यानी आप 5 या लिख के या ए लिख के इस तरीके से तो प्रोग्राम को शुरू नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो कोई स्पेशल सिंबल जो है वो आपको देना पड़ेगा ना। तो एक सी वेरिएबल जो है वो किससे शुरू नहीं हो सकता? 5 से या फिर ए से, यानी किसी भी नंबर से और किसी भी अल्फाबेट से शुरू नहीं हो सकता। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सी के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग होता है? निम्न में से कौन सा सी के
अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास में, सॉरी, ठीक है, ये या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास और पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए क्या यूज होता है, ये सिंबल जो है ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता है। ध्यान में रखिएगा, ये हमारा सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट था और बेसिक। कल हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने इस पैड पे ज़्यादा कभी लिखा नहीं है, धीरे धीरे ये इंप्रूव भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।